हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हैं एक्सक्विजिट ज्ञान। मैं हूं वरुण सहगल और आज हम जानेंगे कि एक बेयर एक्ट को कैसे पढ़ते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिससे आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होंगी। कैसे आप बेयर एक्ट को पढ़ते हैं मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, खासतौर पर लॉ स्टूडेंट्स के लिए। वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक बेयर एक्ट होता क्या है। दोस्तों, बेयर एक्ट एक बुक होती है जिसमें कि किसी स्टैट्यूट की बेयर लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। स्टैट्यूट मतलब कोई भी लॉ हो गया, कोई भी पार्लियामेंट की कोई एनेक्टमेंट या कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर की कोई एनेक्टमेंट। जिस लैंग्वेज में कोई भी लेजिस्लेटिव बॉडी, चाहे वो पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेचर हो, लॉ को बनाती है, उसी को हम बेयर लैंग्वेज कहते हैं। और उस बेयर लैंग्वेज जिसमें स्टोर की जाती है, अगर वो बुक्स में प्रिंट की जा रही है तो उसे हम कहेंगे एक बेयर एक्ट। हम जो लॉ की बुक्स पढ़ते हैं उसमें कमेंट्रीज होती हैं। कमेंट्रीज मतलब उसमें बेयर लैंग्वेज के अलावा पूरा इंटरप्रिटेशन दे रखी होती है, पूरी व्याख्या होती है कि इस लॉ को कैसे डिफाइन किया जाता है। जबकि एक बेयर एक्ट में सिर्फ और सिर्फ लॉ होता है, उसमें कोई कमेंट्री नहीं होती। उसमें आप किसी बेयर एक्ट को, फॉर एग्जांपल आईपीसी के बेयर एक्ट में आप सिर्फ सेक्शंस देखोगे, सेक्शंस के अंदर उसकी एक्सप्लेनेशंस देखोगे, एक्सेप्शंस देखोगे, प्रोवाइजोस देखोगे। तो एक बेयर एक्ट एक बुक से काफ़ी अलग होता है। कुछ बेयर एक्ट्स में थोड़े बहुत केसेस भी दे रखे होते हैं सेक्शंस के नीचे करके, मगर फिर भी इसमें कोई कमेंट्रीज नहीं होती, इतनी इंटरप्रिटेशन नहीं होती बेयर एक्ट्स में। अब अगला हम ये देखते हैं कि जो स्टैट्यूटरी लैंग्वेज होती है, यानी जो लॉ की लैंग्वेज होती है, लीगल लैंग्वेज कहते हैं, या फिर जो भी इनेक्टमेंट्स में भाषा यूज़ की जाती है, होती तो वो इंग्लिश है, लेकिन वो मुश्किल क्यों होती है एक लेमैन के लिए। इसके दो रीजंस हैं। पहला तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें लॉन्ग सेंटेंसेस यूज़ किए जाते हैं। लॉन्ग सेंटेंसेस और शॉर्ट सेंटेंसेस को जब हम कंपेयर करते हैं तो जो छोटे सेंटेंसेस होते हैं, छोटे वाक्य, उनको समझना आसान होता है। लॉन्ग सेंटेंसेस को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और दूसरी बात यह है कि एक ही सेंटेंस में काफ़ी सारे प्रोविजंस ऐड करने होते हैं, काफ़ी कुछ कहा जाना होता है किसी भी स्टैट्यूटरी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। तभी तो जब आप कोई बेयर एक्ट को रीड करोगे तो आप देखोगे कि एक ही सेंटेंस पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ करके काफ़ी लंबा चलता है। उसमें क्लॉजेज होते हैं, सब क्लॉजेज, सब सेक्शंस वगैरह होते हैं, तो वो होता एक्चुअली एक ही सेंटेंस है। लेकिन अगर आप कोई बुक से पढ़ते हो, कोई बेयर लैंग्वेज के अलावा आप डायरेक्टली बुक से पढ़ते हो, तो आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी होती है, क्योंकि वो बिल्कुल प्लेन लैंग्वेज होती है, उसमें कोई स्टैट्यूटरी लैंग्वेज यूज़ नहीं की जाती, छोटे छोटे सेंटेंसेज होते हैं। तो ये जो दो फैक्टर्स हैं, ये स्टैट्यूटरी लैंग्वेज को थोड़ा मुश्किल बना देते हैं एक लेमैन के लिए जिसको लॉ की नॉलेज नहीं है। लेकिन एक लॉ स्टूडेंट्स के लिए तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बेयर एक्ट को कैसे रीड करते हैं। तो चलिए अब उन टिप्स के बारे में बात करते हैं जिससे कि बेयर लैंग्वेज को पढ़ना थोड़ा आपके लिए आसान हो सकता है। टिप नंबर 1, रीड द प्रियम्बल ऑफ एन एनेक्टमेंट। आप लोगों ने प्रियम्बल के बारे में तो सुना ही होगा, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रियम्बल है। तो प्रियम्बल होता क्या है कि कोई भी एनेक्टमेंट का इंट्रोडक्टरी पार्ट, ज़रूरी नहीं कि उस पर प्रियम्बल लिखा हो कि ये प्रियम्बल है। किसी भी एनेक्टमेंट का कोई ना कोई शॉर्ट टाइटल ज़रूर होता है और लॉन्ग टाइटल ज़रूर होता है। शॉर्ट टाइटल ज़्यादातर आपको उसका सेक्शन 1 में मिल जाएगा, जो कि एक्ट का पूरा नाम होता है या कोई कोड का पूरा नाम होता है, जैसे कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ये इसका शॉर्ट टाइटल है। और लॉन्ग टाइटल हो गया किसी भी एनेक्टमेंट का, जैसे वो उसके बारे में डिफाइन करता है कि अमेंडिंग लॉ है, कंसोलिडेटिंग लॉ है। तो आप इसको पढ़कर भी अंदाज़ा लगा सकते हो। और अगर इंट्रोडक्टरी पार्ट में कुछ दे रखा है, इसके स्टेटमेंट, ऑब्जेक्ट्स, पर्पसेस, किस पर्पस के लिए इसको एनेक्ट किया गया था, तो आप इसको भी पढ़ें ज़रूर, ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। इससे आपको पता लग जाएगा कि लेजिस्लेचर की इंटेंशन क्या रही होगी किसी भी लॉ को बनाने से पहले, मतलब क्या ज़रूरत रही होगी इस लॉ को पास करने की। तो इस प्रियम्बल को पढ़ने से होगा कि जब आप कोई भी सेक्शन पढ़ रहे हो और आपको वहाँ थोड़ी सी एम्बिग्विटी है उस सेक्शन में, आपको लगता है, और या थोड़ी सी कन्फ्यूजन है आपको, तो अगर आपने प्रियम्बल पढ़ा है और आपको पता है कि ये एक्ट क्या करता है, क्या कंसोलिडेटिंग एक्ट है, अमेंडिंग लॉ है, तो आप इससे काफ़ी कुछ गेस कर सकते हो। इसके बाद जो दूसरी टिप मैं देने वाला हूँ वो है कि रीड इट एज अ होल। आप कोई भी बेयर लैंग्वेज का कोई भी पोर्शन पढ़ रहे हो, आप उसे पूरा पढ़ो। पूरा पढ़ने का मेरा ये मतलब नहीं है कि आप सारा का सारा ही एक दिन में पढ़ लो। कहने का मतलब ये है, शुरू से स्टार्टिंग करो। आप सेक्शन नंबर 1 से पढ़ोगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी समझने में। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली ये है कि जब आप कोई भी मेन कंटेंट पढ़ते हो किसी सेक्शन का, आपको उसके प्रोवाइजोस भी पढ़ने हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन भी अच्छी तरह से पढ़नी है, उसकी इलस्ट्रेशंस भी पढ़ो, तो आपको काफ़ी आसानी होगी समझने में। दोस्तों, आपकी काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि प्रोवाइजो वो पार्ट होता है किसी भी सेक्शन का जो कि
कोई कंडीशन लगा देता है उसकी एप्लीकेबिलिटी के ऊपर, मतलब अगर इस सेक्शन को अप्लाई होना है तो इस चीज़ को फुलफिल होना पड़ेगा, तो ये एक प्रोवाइजो होता है। ऐसे ही एक्सप्लेनेशन होता है जो कि उसको एक्सप्लेन करती है सेक्शन को, एक्सेप्शंस होते हैं जो उसमें कुछ एक्सेप्शन बताती है, और इलस्ट्रेशन एक टाइप का एग्जाम्पल होता है। इसके बाद अगली जो टिप मैं आपको देना चाहता हूँ वो है कि आप इंटरप्रिटेशन क्लॉज को ज़रूर पढ़ें। इंटरप्रिटेशन क्लोज कौन सा होता है? जिसमें कि किसी भी एनेक्टमेंट की टर्मिनोलॉजी को डिफाइन किया होता है कि इस एक्ट में किस चीज़ को कैसे डिफाइन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल आप सीपीसी का सेक्शन 2 देखोगे तो उसमें आपको इंटरप्रिटेशन क्लॉज दिखेगा। ये डेफिनेशन सेक्शन है जो कि काफ़ी सारे जो एक्सप्रेशंस हैं या वर्ड्स उनको डिफाइन करता है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसको पढ़ने का फ़ायदा ये है कि जब भी आप कोई भी सेक्शन पढ़ोगे तो आप उसी एक्ट का इंटरप्रिटेशन क्लॉज उठाकर देखना, इंटरप्रिटेशन में उसकी जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की हुई है उसके हिसाब से उसको इंटरप्रेट करना, तो आपको काफ़ी आसानी से समझ आएगा। अगर आप इस इंटरप्रिटेशन क्लॉज को नहीं पढ़ोगे तो आप खुद से ही कोई डिक्शनरी का मीनिंग आप उसको दोगे, जिससे कि आप क्लैरिटी नहीं बन पाएगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी। तो इसलिए इंटरप्रिटेशन क्लॉज को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगला जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप है बैरक को पढ़ने में वो है पंक्चुएशन मार्क्स। इस पे आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि इसी पे आपकी रीडिंग टिकी हुई है, इसी पे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस है और इसी पे आपको सब समझ आएगा। पंक्चुएशन मार्क्स कौन से होते हैं? पंक्चुएशन मार्क्स हम बचपन से पढ़ते आए हैं, कोमास, इन्वर्टेड कोमास, और फुल स्टॉप भी है एक पंक्चुएशन मार्क, इन्वर्टेड कोमास हो गए, कॉलन, सेमी कॉलन वगैरह। तो इनको आप एक बार अच्छी तरह से समझो, इनका पर्पस क्या है। बैरक में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई सेक्शन पढ़ा और उसके बाद कोई प्रोवाइजो है तो उन दोनों के बीच में आप देखोगे कि एक कॉलन का निशान होता है, कॉलन का सिंबल है प्रोवाइजो के ठीक शुरू होने से पहले। तो ये काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ें हैं कि कहाँ कॉमा लगेगा, कॉमा के बाद आपको थोड़ा रुकना है, उसके मीनिंग को थोड़ा अंडरस्टैंड करना है, थोड़ा समझना है कि कॉमा से पहले वाली टर्म क्या है। उसके बाद एंड और का यूज़ है, एंड का मतलब इंक्लूसिव है, और का मतलब एज एन अल्टरनेटिव है। तो आपको एक पंक्चुएशन मार्क्स का सब कुछ पता होना चाहिए, एंड और का भी बहुत, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए आप। उसके बाद एक अगली टिप है जो कि मेरी फेवरेट है, वो है डिक्शनरी को यूज़ करना। दोस्तों डिक्शनरी को यूज़ करना एक बहुत अच्छी आदत है। अगर बैरक में कोई भी ऐसा वर्ड है जिसका मतलब आपको नहीं पता तो आपको वो डिक्शनरी से ही पता लगेगा। अगर आपको वो वर्ड नहीं पता उसका मतलब तो आप नहीं समझ सकते कि क्या है उस एनेक्टमेंट में, क्या है उस सेक्शन में, तो आपको डिक्शनरी ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को पढ़ने के बाद अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि उसमें कोई ऐसा वर्ड है या कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको नहीं पता जिसका मतलब, तो आप डिक्शनरी में सर्च कीजिए, उसके बाद आप पूरा उसको समझ लीजिए। तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। इसके बाद जो अगली टिप है वो है कि आपको बुक्स या कमेंट्रीज़ यूज़ करनी है। बुक्स, यहाँ पर मैं लॉ बुक्स की बात कर रहा हूँ जो बेयर एक्ट्स के बाद हमें पढ़नी चाहिए। मतलब पहले हमें बेयर लैंग्वेज को पढ़ना आना चाहिए। पहले हम अच्छी तरह से समझें कि बेयर एक्ट क्या कहना चाहता है, कि लेजिस्लेचर ने ऐसा प्रोविज़न क्या बनाया है, इसका मतलब क्या है। उसके बाद ही हमें बुक्स उठानी चाहिए, उसके बाद ही बुक्स से पढ़ना चाहिए। अगर हम पहले ही बुक से पढ़ेंगे तो हमें बेयर एक्ट को पढ़ना कभी नहीं आएगा। हमें लॉ तो पता लग जाएगा, हमें अच्छी तरह से पता लग जाएगा उस सेक्शन में क्या है, लेकिन अगर हमें बेयर एक्ट दे दिया जाए और हम उसे नहीं पढ़ पाएंगे फिर। तो इसीलिए पहले हमेशा बेयर एक्ट को पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही हमेशा बुक्स को या कमेंट्रीज को पढ़ना चाहिए। इसके बाद जो अगली टिप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सब्जेक्ट्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सब्जेक्ट्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि आपको छोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हो या फिर आप कंपनी लॉ पढ़ रहे हो और आप ऐसी चीज़ों को फेस करेंगे जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, डेट्स वगैरह वगैरह। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर तो आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपको ज़रूर पता होंगी, आपने अपनी अर्लियर क्लासेस में पढ़ी होंगी। लेकिन अगर आप किसी और बैकग्राउंड से हो तो आपको ये टर्म्स को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको एनेक्टमेंट के का पर्पस समझ आएगा। अगर आपको यही नहीं पता कि एक शेयर क्या होता है, एक शेयर कैपिटल क्या होता है, बॉन्ड्स क्या होते हैं, तो आप कैसे इनकम टैक्स एक्ट को पढ़ सकते हो, कैसे आप कंपनी लॉ पढ़ सकते हो। तो इसीलिए इस एनेक्टमेंट को पढ़ने से पहले आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं इन टर्म्स के बारे में। और इसके बाद आखिरी जो टिप मैं आपको देना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस ही है जो आपको बेयर एक्ट को पढ़ना सिखाएगी। आपको काफ़ी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा अपने बेयर एक्ट में। और एक और टिप मैं आपको दे सकता हूँ इसमें कि आप जो भी बेयर लैंग्वेज पढ़ते हो आप उसे लिख कर देख सकते हैं। लिख कर देखने का बहुत फ़ायदा होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ 8 टिप्स बताई हैं जिससे
आपको बेयर एक्ट को पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना यार, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर देना, लिंक्डइन पर मुझसे कनेक्ट होना और मेरी वेबसाइट को भी विजिट करना।